हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है नियोजन का दूसरा भाग है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नियोजन के बारे में, नियोजन क्या है, नियोजन के उद्देश्य के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे नियोजन के प्रकार के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नियोजन के प्रकार। नियोजन के प्रकार। नियोजन की प्रकार की बात करें तो समय अवधि के अनुसार इसको दो भागों में बांटा गया है। यानी कि समय अवधि के अनुसार, समय अवधि के आधार पर, समय अवधि के आधार पर इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। अगर पहला की बात करें, जो पहला है वो उसे बोला जाता है अल्प व बंद। जो पहला है उसको बोला जाता है बंद समय अवधि। जो पहला है बंद समय अवधि और एक होता है खुला समय अवधि। एक होता है बंद समय अवधि और एक होता है खुला समय अवधि। अगर खुला समय अवधि की बात करें तो इसका जो टाइम होता है वह निश्चित नहीं होता है। यानी कि इसका जो टाइम होता है वह निश्चित नहीं होता है। लेकिन जो बंद समय अवधि होता है इसका टाइम निश्चित होता है। अगर इसमें बात करें तो इसमें तीन प्रकार का नियोजन हमको देखने को मिलेगा। यानी कि एक होता है अल्पकालिक नियोजन, एक होता है अल्पकालिक, और जो दूसरा होता है मध्यकालिक होता है, और जो तीसरा होता है लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि दीर्घकालिक होता है। जो अल्पकालिक होता है इसका जो टाइम होता है वह 1 साल का होता है, और जो मध्यकालिक होता है इसका जो टाइम होता है वह 5 साल का होता है। जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी वह मध्यकालिक के अंतर्गत आती थी, और दीर्घकालिक जो होता है उसका जो टाइम होता है वह 10 साल का होता है। और जो खुला समय अवधि होता है उसका टाइम मतलब निश्चित नहीं होता है। इसमें जो जैसे आएगा, जैसे रूलिंग प्लान हुआ, जैसे रूलिंग प्लान की अगर बात करें तो वह खुला समय अवधि के अंतर्गत आता है। रूलिंग प्लान को ही चल नियोजन या निरंतर नियोजन भी कहते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं नियोजन के प्रकार के बारे में। समय अवधि के अनुसार देखें हम लोगों ने, तो एक बंद समय अवधि होता है, एक खुला समय अवधि होता है। जो बंद समय अवधि होता है इसका टाइम जो होता है वह फिक्स होता है, यानी कि निश्चित होता है। इसमें होता है एक अल्पकालिक होता है, एक मध्यकालिक होता है, एक दीर्घकालिक होता है। अल्पकालिक की बात करें तो इसमें जो टाइम होता है 1 साल का होता है, और जो मध्यकालिक होता है इसमें जो टाइम होता है 5 साल का होता है। जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी वह मध्यकालिक के अंतर्गत आती थी। एक होता है दीर्घकालिक, इसका जो टाइम होता है वह 10 साल का होता है। और खुला समय अवधि की बात करें तो इसका जो टाइम होता है वह निश्चित नहीं होता है। अगर इसमें बात करें तो एक होता है रूलिंग प्लान, जो कि खुला समय अवधि का उदाहरण है। रूलिंग प्लान को ही चल नियोजन या निरंतर नियोजन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने नियोजन के प्रकार के बारे में देखा। अब देखेंगे अलग अलग नियोजन के बारे में। जो पहला हम देखेंगे परिदृश्यात्मक नियोजन के बारे में देखेंगे। यानी कि जो पहला हम देखेंगे परिदृश्यात्मक नियोजन। पहला अगर हम बात करें नियोजन के, तो पहला नियोजन सबसे पहले पढ़ेंगे हम परिदृश्यात्मक नियोजन। परिदृश्यात्मक नियोजन क्या होता है इसके बारे में देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि जो योजना आयोग थी, यानी कि जब प्लानिंग कमीशन जब होती थी, योजना आयोग जब योजना आयोग होती थी तो यह जो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को फॉलो करती थी, यानी कि 5 ईयर प्लान को फॉलो करती थी। यानी कि पंचवर्षीय योजना निकालती थी। अगर बात करें जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी
वह लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि 31 मार्च 2017 को जो योजना आयोग थी, यानी पंचवर्षीय योजना का 12वीं पंचवर्षीय योजना का खत्म हो गया। यानी कि यह एक इतिहास के रूप में इसको देख सकते हैं। जो पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, वह लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। अगर योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग जो मतलब लाती थी वह 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना को लाती थी, और जो योजना आयोग की जगह ली है उसको आप बोलते हैं नीति आयोग। नीति आयोग। अगर इसकी बात करें तो यह जो होती थी 5 साल का पंचवर्षीय योजना होती थी। अगर नीति आयोग अब जो लाती है उसको बोला जाता है, यानी कि पहले योजना आयोग थी वह 5 ईयर प्लान को लाती थी, अब जो नीति आयोग है वह विजन प्लान को लाती है। इसका जो टाइम है वह 10 साल का, इसका जो टाइम है वह 15 साल का है। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं परिदृश्यात्मक नियोजन क्या होता है। जो नीति आयोग है वह अब जो लाती है वो उसको बोला जाता है विजन प्लान। जो परिदृश्यात्मक नियोजन है वह विजन प्लान के अंतर्गत काम करता है, यानी कि जो विजन प्लान है वह परिदृश्यात्मक नियोजन का एक रूप है। परिदृश्यात्मक नियोजन का ही एक रूप है। तो हम लोग देखेंगे परिदृश्यात्मक नियोजन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा योजना आयोग जब होती थी 1950 के दौरान, तो यह जो लाती थी वह पंचवर्षीय योजना को लाती थी। अगर इसकी बात करें नीति आयोग की, जो 31 मार्च 2017 के खत्म होने के बाद नीति आयोग जो बना है, अगर इसकी बात करें तो यह विजन प्लान को लाती है। जो इसका टाइम होता है वह 15 वर्ष का होता है, और जो यह परिदृश्यात्मक नियोजन है वह इसके अंतर्गत ही काम करती है। तो हम लोग देखेंगे परिदृश्यात्मक नियोजन होता क्या है। अगर इसकी बात करें परिदृश्यात्मक नियोजन की, तो ऐसा नियोजन से तात्पर्य है, यानी कि परिदृश्यात्मक नियोजन ऐसे नियोजन से तात्पर्य है जो दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक नियोजन का प्रक्षेपण करे। यानी कि हम देख रहे हैं परिदृश्यात्मक नियोजन क्या होता है। ऐसा नियोजन होता है जो दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अल्पकालिक नियोजन होता है उसका प्रक्षेपण किया जाए, इसको ही बोला जाता है परिदृश्यात्मक नियोजन। यानी कि जैसे इसमें होता है कि कोई अगर लक्ष्य बना लिया जाता है 15 से 20 साल का, और उसके तहत ही काम किया जाता है। जैसे भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि 2031 तक भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है इसको तिगुना करने का। तो इसको पूरा करने के लिए जो अल्पकालिक लक्ष्य है उसका ही प्रक्षेपण इसमें किया जाता है। जैसे 2031 तक प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने का लक्ष्य किया गया है, और 2025 तक किसानों की आय की बात करें तो इसको 2 गुना करने की बात की गई है। अगर देखा जाए तो यह लक्ष्य जो है 2031 में प्राप्त होगा, लेकिन जो 2025 है यह 2-4 साल बाद प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जब ये प्राप्त होगा तो यह अल्पकालिक है और यह है दीर्घकालिक। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं कि ताकि यह चीज़ जो है 2031 वाला वह पूरा हो जाए। इसी को बोला जाता है परिदृश्यात्मक नियोजन। तो इसके बारे में, यानी कि इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, 2 रणनीतिक नियोजन में इसको बांटा गया है। इसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि परिदृश्यात्मक नियोजन को बात करें तो यह जो विजन प्लान लाती है, विजन प्लान वह 15 साल के लिए लाती है। यानी कि 15 साल तक कोई लक्ष्य बना लिया जाता है और उसके तहत ही काम किया जाता है।
तो अगर इसकी बात करें तो जो विजन प्लान है इसको दो रणनीतिक नियोजन में बांटा गया है। दो रणनीतिक नियोजन, इसको दो रणनीतिक नियोजन में बांटा गया है। इसको दो रणनीतिक नियोजन में बांटा गया है। अगर एक की बात करें तो एक का टाइम है वह 7 वर्ष का है, और दूसरी की बात करें तो 8 साल का है। यानी कि दोनों मिलाकर यानी कि 15 वर्ष का हो जाता है। यानी कि विजन प्लान का जो टाइम है 15 वर्ष का है। अगर इसकी बात करें दो रणनीतिक नियोजन की, तो इसको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। यानी कि दो एक्शन प्लान में, दो एक्शन प्लान में इसको विभक्त किया गया है। इसको दो एक्शन प्लान में इसको विभक्त किया गया है, और इसका जो 8 साल वाला है इसको भी दो एक्शन प्लान में विभक्त किया गया है। इसको भी दो एक्शन प्लान में, इसको भी दो एक्शन प्लान में। अगर इसकी बात करें जो पहला है इसका जो टाइम है वह 3 साल का है, और जो इसका टाइम है वह 4 साल का है। अगर इसकी बात करें तो इसका भी 4 साल का और इसका भी 4 साल का, यानी कि 4 4 8 4 12 और 12 3 15, यानी कि 15 जो साल है 15 साल को अलग अलग चरणों में विभक्त किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसे अगर दीर्घकालिक यानी कि 2031 को प्राप्त करना है तो हम छोटे छोटे यानी कि मील के पत्थर को तैयार करें। यानी कि जब ये पूरा हो जाएगा 3 साल, यानी कि 3 साल के बाद अगर ये पूरा हो जाएगा, यानी कि अगर 17 से स्टार्ट हुआ है तो 18 19 20, यानी कि यह 20 में इसका जो टाइम है फिलहाल पूरा हो चुका है, तो इसका होगा मूल्यांकन। यानी कि जब इसका टाइम मतलब हो जाएगा, यानी कि 2020 में इसका टाइम हो गया है, तो इसका होगा मूल्यांकन। और उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या कमी थी, क्या मतलब बढ़िया चीज हुआ है और क्या इसमें कमी है, उसको ही आगे चलकर यानी कि 4 वर्ष वाला जो है यानी कि 2024 तक जो लक्ष्य है इसमें देखा जाएगा कि लक्ष्य को अपने पूरा करने में कामयाब हुआ है कि नहीं। इसीलिए इसको अलग अलग चरणों में बांटा गया है कि हमको 2031 तक जो हमारा लक्ष्य है यानी कि दीर्घकालिक जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कैसे किया जाए। तो यह जो है यानी कि ये जो है वह है अल्पकालिक नियोजन। तो हम लोगों ने देखा था परिदृश्यात्मक नियोजन होता है क्या है, यानी कि दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अल्पकालिक नियोजन है उसका प्रक्षेपण, इसी को बोला जाता है परिदृश्यात्मक नियोजन। तो हम लोगों ने देखा जो अल्पकालिक यानी कि अलग अलग टाइम में बांटा गया है कि अलग अलग टाइम में अगर इसलिए बांटा गया है क्योंकि 3 साल जो है इसको अगर काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी कि जो 15 साल होगा तो इसमें कोई ये नहीं पता चलेगा कि किस चीज़ का हमको हानि हुआ है किस चीज़ का लाभ हुआ है। लेकिन अगर अलग अलग टाइम में बांट दिया जाएगा तो हमको यह जो मतलब परिदृश्यात्मक नियोजन है इसका खंडन करने में अच्छा रहेगा, इसलिए इसको अलग अलग मतलब भाग में बांटा गया है। तो हम लोगों ने पहला देखा परिदृश्यात्मक नियोजन। अब इसके आगे देखेंगे जो दूसरा है सांकेतिक नियोजन। यानी कि हम लोगों ने पहला देखा परिदृश्यात्मक नियोजन। इसमें क्या होता है कोई दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अल्पकालिक जो नियोजन होता है उसका प्रक्षेपण ही परिदृश्यात्मक नियोजन होता है। और जो दूसरा हम देखेंगे सांकेतिक नियोजन। जो दूसरा हमारा टॉपिक है वह है सांकेतिक नियोजन। सांकेतिक नियोजन को हम पढ़े थे पिछले क्लास में, लेकिन आज फिर से इसको देख लेते हैं। यानी कि सांकेतिक नियोजन क्या होता है। अगर सांकेतिक नियोजन की बात करें तो जैसे जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वह पहली सांकेतिक योजना थी। वह पहली सांकेतिक नियोजन थी।
अगर सांकेतिक नियोजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे बाजार, जैसे मान लीजिए बाजार है, जैसे है बाजार और एक तरफ है राज्य। बाजार और जो राज्य है इसमें पूरक का काम करती है, पूरक का काम करती है सांकेतिक नियोजन। असल में सांकेतिक नियोजन होता क्या है, जैसे बाजार है तो बाजार में, जैसे बाजार है तो बाजार क्या करेगा, जैसे संसाधनों का, जैसे संसाधनों का निर्धारित करेगा, यानी कि संसाधनों का प्रबंधन करेगा, संसाधनों का किस तरह से प्रयोग करना है वह बाजार करेगा। अगर राज्य की बात करें सांकेतिक नियोजन में क्या होता है, जो राज्य होता है वह बस इशारा करता है कि आपको इस तरह से संसाधन जो है उसका प्रयोग करना है, यानी कि यह आवंटन के बारे में बताता है कि अगर कोई वर्ग, यानी कि कोई हाशिए का वर्ग छूट रहा है तो यह इशारा करता है कि आप इस तरह से बाजार को काम कीजिए, यानी कि ये जो होता है वह सलाहकार या मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। अगर सांकेतिक नियोजन की बात करें तो इसमें अगर हम देखा जाए तो एक बाजार होता है, एक राज्य होता है, इसमें दोनों पूरक के रूप में काम करते हैं। जो बाजार होता है वह संसाधनों का प्रयोग के बारे में बताता है, मतलब संसाधनों का प्रयोग किस तरह से करना है यह बाजार का काम होता है। और जो राज्य होता है वह बस सलाहकार के रूप में काम करता है और जो मार्गदर्शक के रूप में बताता है, यानी कि यह जो होता है वह मतलब जो संसाधन है उसको आवंटन किस तरह से करना है उसके बारे में बताता है कि कोई जो हाशिए का वर्ग है कोई छूट ना पाए। बस राज्य जो है वह मार्गदर्शक के, यानी कि सलाहकार के रूप में काम करता है। यह जो होता है वह बस इशारा करता है, यानी कि यह कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता, यानी कि कुछ यह इसका जो होता है वह निर्धारित होता है कि बस यह सांकेतिक नियोजन की बात करें तो सांकेतिक नियोजन में बस यह इशारा करता है कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए। जो बाजार होता है वह संसाधनों का प्रयोग करता है किस तरह से इसको आवंटन करना है, लेकिन यह जो होता है राज्य सांकेतिक नियोजन में बस इशारा करता है। तो हम लोगों ने देखा सांकेतिक नियोजन के बारे में देखा, फिर इसके आगे देखा था परिदृश्यात्मक नियोजन के बारे में देखे थे। अब इसके आगे देखेंगे बहुस्तरीय नियोजन के बारे में। यानी कि तीसरा जो है वह बहुस्तरीय नियोजन है। तीसरा जो है वह है बहुस्तरीय नियोजन। बहुस्तरीय नियोजन की बात करें तो यह सबसे पहले C.H. हनुमंता राय ने, C.H. हनुमंता एक समिति की गठन हुआ था, उसमें जो C.H. हनुमंता राय ने ही सबसे पहले यानी कि बहुस्तरीय नियोजन को लागू करने की बात की थी। अगर बहुस्तरीय नियोजन की बात करें तो भारत में अगर बात करें जैसे, तो भारत में है संघीय व्यवस्था, भारत में है संघीय व्यवस्था, यानी कि संघीय व्यवस्था है तो सबसे पहले अगर मान लीजिए तो यहाँ पर सबसे जो ऊपर होगा वह होगा केंद्र या संघ, और जो बीच में होगा वह होगा राज्य, और जो तीसरा होगा वह होगा यानी कि स्थानीय निकाय होगा। स्थानीय निकाय मतलब कि ग्राम पंचायत, जिला नियोजन इसके अंतर्गत आ सकते हैं। यानी कि जो सबसे नीचे होगा यानी ग्राम सभा के स्तर पर तो वह होगा स्थानीय निकाय होगा, और इसके बाद राज्य होगा, फिर केंद्र या संघ होगा। तो C.H. हनुमंता राय ने कहा था कि अगर हमको नियोजन अगर भारत में लागू करना है तो वह बहुस्तरीय नियोजन होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो यह लगभग 1784 में इन्होंने यह बात की थी, यानी कि 1784 में इन्होंने बताया था कि अगर भारत में अगर लागू करना है तो बहुस्तरीय नियोजन ही लागू करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग केंद्र में यानी कि केंद्र में बैठकर यानी कि दिल्ली में बैठकर अगर किसी चीज़ का अगर मतलब कोई नियोजन लागू करते हैं तो वह पूरे राज्य के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वह लागू हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें यूपी की तो यूपी में गोरखपुर में जिस समय बाढ़ आता है तो उसी समय गोरखपुर के बुंदेलखंड में
सूखा पड़ता है। तो आप लोग CH हनुमंता राय ने यही बात बताया था कि आप लोग अगर एक ही नियोजन को लागू करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सभी के लिए नियोजन मतलब एक समान हो, क्योंकि यूपी जो है वह अलग अलग समय में अलग अलग मतलब घटना घट रही है। यानी कि गोरखपुर जो है वह उस समय बाढ़ से जब ग्रसित होता है तो बुंदेलखंड में यूपी का ही सूखा पड़ता है। तो इन्होंने बताया था कि जो अलग अलग नियोजन है यानी कि स्थानीय जो निकाय है इसके स्तर पर अलग नियोजन चाहिए, और जो राज्य है उसके स्तर पर अलग नियोजन, और जो केंद्र है उसके भी मतलब इसके स्तर पर अलग नियोजन चाहिए। इन्होंने यही बात की थी। तो हम लोग देख रहे हैं बहुस्तरीय नियोजन। जो बहुस्तरीय नियोजन होता है वह यानी कि जो जिला नियोजन होता है उसकी स्तर की बात की गई है। यानी कि नियोजन का वह प्रारूप जो नीचे से स्टार्ट हो, यानी कि स्थानीय निकाय से, फिर राज्य से, फिर केंद्र संघ से स्टार्ट हो। तो CH हनुमंता राय ने इसी के बारे में बताया था। और इन्होंने बताया था कि अगर हम स्थानीय नियोजन की अगर बात करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जन भागीदारी, अगर स्थानीय नियोजन अगर हम करते हैं तो इससे जन भागीदारी की बढ़ोतरी होगी। इससे क्या होगी कि जन भागीदारी जो है वो उसकी बढ़ोतरी होगी। अगर जिला नियोजन की बात करें तो यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जिला नियोजन है उसको जोड़ा गया है। यह जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जिला नियोजन है इसको जोड़ा गया है। अगर इसकी बात करें यानी कि स्थानीय निकाय या जिला नियोजन, इसमें जो होता है ग्राम सभा के अंतर्गत यानी ग्राम पंचायत के जो अंतर्गत आते हैं इसको ही बोला जाता है स्थानीय निकाय। तो इन्होंने बस यही बात बताया था कि जो नियोजन होना चाहिए वह निचले से यानी नीचे से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायत से स्टार्ट होकर फिर राज्य में फिर केंद्र में होना चाहिए, यानी कि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग नियोजन होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे थे बहुस्तरीय नियोजन। उसके पहले देखा था सांकेतिक नियोजन के बारे में देखा था, और फिर इसके पिछले देखा था हम लोगों ने परिदृश्यात्मक नियोजन के बारे में देखा था। अब हम इसके आगे देखेंगे विकेंद्रीकृत नियोजन के बारे में। एक होता है विकेंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन। एक होता है विकेंद्रीकृत नियोजन और एक होता है केंद्रीकृत नियोजन। एक होता है केंद्रीकृत नियोजन। अगर इसकी बात करें विकेंद्रीकृत नियोजन की तो यह होता है जैसे मान लीजिए कोई पिरामिड है और विकेंद्रीकृत होता है एक केंद्रीकृत नियोजन होता है। अगर विकेंद्रीकृत नियोजन की बात करें तो यह जो होता है वह नीचे से ऊपर की तरफ इसका होता है, यानी कि हम लोगों ने बात किया था निचले सदन पर, यानी कि स्थानीय निकाय फिर राज्य फिर केंद्र। तो यह जो होता है यानी कि नीचे से ऊपर तक काम करता है। विकेंद्रीकृत नियोजन में यह होता है नीचे से ऊपर की ओर काम करता है। जो विकेंद्रीकृत नियोजन होता है वह नीचे से ऊपर की ओर तरफ काम करता है, लेकिन जो केंद्रीकृत नियोजन होता है वह ऊपर से, यानी कि हम लोगों ने केंद्र पढ़ा था, केंद्र था उसके बाद राज्य था उसके बाद स्थानीय निकाय था, तो वह इस ढांचा में काम करता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो विकेंद्रीकृत नियोजन होता है वह नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है और जो केंद्रीकृत नियोजन होता है वह नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। अगर केंद्रीकृत नियोजन की बात करें तो यह जो होता है जो पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर जो प्लान होता था वह केंद्रीकृत नियोजन पर काम करता था, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना होती थी वह ऊपर से नीचे की तरफ काम करती थी, यानी कि केंद्र फिर राज्य फिर स्थानीय निकाय की तरफ काम करती थी। लेकिन जो विकेंद्रीकृत नियोजन है वह नीति आयोग की अगर बात करें, नीति आयोग, तो वह विकेंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत काम करती है, यानी कि यह जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अगर जिला नियोजन की बात करें तो जिला नियोजन का जो मेन जड़ है वह विकेंद्रीकृत नियोजन ही है।
यानी कि जिला नियोजन या बहुस्तरीय नियोजन की बात करें तो उसका जो मेन जड़ है वह विकेंद्रीकृत नियोजन है। यानी कि विकेंद्रीकृत नियोजन मतलब क्या होता है, यह जो होता है स्थानीय निकाय, फिर राज्य, फिर केंद्र के स्तर पर जाता है। और केंद्रीकृत नियोजन की बात करें तो यह नीचे से ऊपर की तरफ आता है। विकेंद्रीकृत नियोजन का मतलब कि इससे क्या होगा, निर्धानता उन्मूलन के निर्धानता उन्मूलन को संतुलन बनाने के लिए विकेंद्रीकृत नियोजन का प्रयोग किया गया है। यानी कि क्षेत्रीय विकास के लिए इसका प्रयोग किया गया है, जिससे विकेंद्रीकृत नियोजन से इसलिए इसका प्रयोग किया गया है कि इससे जन भागीदारी जो है, जन भागीदारी बढ़े। तो हम लोगों ने देख लिया विकेंद्रीकृत नियोजन क्या होता है और फिर देखा केंद्रीकृत नियोजन क्या होता है। जो नीति आयोग होता है वह विकेंद्रीकृत नियोजन पर काम करता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। लेकिन जो पहले पंचवर्षीय योजना होती थी तो वह केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत आती थी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ काम करती थी। तो हम आगे देखेंगे, यानी कि एक हम लोगों ने ये देख लिया, यानी कि इधर वाला जो साइड था, यानी कि जो बंद समय अवधि के अंतर्गत आता था उसके बारे में देखा। और फिर हम देखेंगे यानी कि रूलिंग प्लान वाला देखेंगे, रूलिंग प्लान यानी कि खुला समय अवधि। हम देखेंगे रूलिंग प्लान क्या होता है। रूलिंग प्लान को चल नियोजन भी बोला जाता है। चल नियोजन इसको बोला जाता है, इसको चल नियोजन भी बोला जाता है, इसको निरंतर नियोजन भी बोला जाता है। अगर इसकी बात करें तो एक स्विट्जरलैंड के अर्थशास्त्री थे गुर्नर मिडराल। इन्होंने इसके बारे में बताया था, यानी कि रूलिंग प्लान के बारे में बताया था। इनको 1774 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यह एक स्विट्जरलैंड के अर्थशास्त्री थे। यह एक पुस्तक लिखे थे एशियन ड्रामा, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर बात करें रूलिंग प्लान की या चल नियोजन की बात करें तो यह जब भारत में जब लागू हुआ तो उस समय योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे डी.टी. लकड़वाला थे। यानी कि जब यह भारत में लागू हुआ तो उस समय योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे डी.टी. लकड़वाला। जब भारत में लागू हुआ तो उस समय भारत योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष डी.टी. लकड़वाला थे। तो हम लोग देखेंगे यानी कि रूलिंग प्लान यानी कि चल नियोजन क्या होता है। यानी कि हम लोगों ने देखा मतलब ये रूलिंग प्लान के बारे में। तो रूलिंग प्लान जो था वह गुर्नर मिडराल के द्वारा 1774 में इसका पुष्टि देखने को मिलता है। गुर्नर मिडराल को 1774 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगर इनकी बात करें तो यह स्विट्जरलैंड के मतलब अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एशियन ड्रामा, इसके बारे में इन्होंने देखने को मिलता है। अगर बात करें जब रूलिंग प्लान जब लागू हुआ तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.टी. लकड़वाला थे। अगर रूलिंग प्लान की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक ही समय में 3 नियोजन को एक साथ लेकर चला जाता है। एक ही टाइम में नियोजन का वह 3 प्रारूप में लेकर चला जाता है। एक जो होता है अल्पकालिक होता है, एक होता है मध्यकालिक और एक होता है दीर्घकालिक। अगर अल्पकालिक की बात करें, एक होता है अल्पकालिक, इसका जो टाइम होता है लगभग, इसका जो टाइम होता है फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो अल्पकालिक है 1 साल का 1 वर्ष का होता है। इसको जो मतलब संचालन किया जाता है वह बजट के द्वारा और विदेशी विनिमय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। विदेशी विनिमय के द्वारा
यानी कि अल्पकालिक हो गया, मध्यकालिक होता है, और एक होता है दीर्घकालिक। अगर इसकी बात करें मध्यकालिक की, तो देश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इसका जो मूल्यांकन किया जाता है देश व्यवस्था मतलब देश की अर्थव्यवस्था के आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। इसकी अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था की हितों की रक्षा करने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि हम लोगों ने देखा अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। तो ये जो होता है एक ही समय में तीन नियोजन को एक साथ लेकर चला जाता है, यानी कि तीन प्रारूप को एक साथ लेकर चला जाता है। इसका जो होता है टाइम फिक्स नहीं होता है, यानी कि कभी भी इसको चेंज किया जा सकता है। अगर अल्पकालिक की बात करें तो अगर एक साल पूरा हो गया तो इसको काट कर यानी कि इससे अलग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक साल इसका अगर पूरा हो गया, एक साल अगर पूरा हो गया तो इसको अल्पकालिक को काट कर बाहर कर दिया जाएगा, और इसके जगह पर नया वर्ष जोड़ दिया जाएगा। नया वर्ष यानी कि जैसे पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना है, अगर मान लीजिए पहली पंचवर्षीय योजना पूरा हो गई तो इसको काट कर बाहर कर दिया जाएगा और दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक साल जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें यही होता है, एक साल पूरा होने पर इसको बाहर कर दिया जाता है और जो दूसरा साल स्टार्ट होता है तो उसमें एक साल जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है। अगर बात करें अल्पकालिक, यानी कि ये जो होता है मतलब रूलिंग प्लान होता है, वो अल्प विकसित या विकसित देश के लिए यह मतलब अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक साल तक जो अल्पकालिक देश है, जो अल्पकालिक या विकसित जो देश है, जो विकासशील देश है, यह वहां पर लागू करना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक साल तक जो इसकी स्कीम निकलती है सरकार के द्वारा, जो अल्प विकसित या विकासशील होता है वहां तक पहुंचने में इसको एक साल में पूरा अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए जो रूलिंग प्लान है जो वो अल्पकालिक या विकासशील देश के लिए उचित नहीं है। तो हम लोगों ने देखा रूलिंग प्लान क्या है, और फिर देखा प्रतिष्ठात्मक नियोजन, फिर हम लोगों ने देखा था बहुस्तरीय नियोजन। अब एक जो बचा है देखते हैं कोर नियोजन क्या होता है। एक जो लास्ट आज टॉपिक है कोर नियोजन। कोर नियोजन यानी कि हम लोगों ने इससे पहले रूलिंग प्लान यानी चल नियोजन के बारे में देखा। तो जो चल नियोजन होता था वो अगर इसमें एक ही टाइम में तीन नियोजन को एक साथ लेकर चला जाता है। एक होता था अल्पकालिक, दूसरा मध्यकालिक और जो तीसरा था दीर्घकालिक। अगर अल्पकालिक वाला एक वर्ष अगर पूरा हो जाता है तो उसको काट कर अगले वर्ष में जोड़ दिया जाता है। तो हम देखेंगे फिर कोर नियोजन के बारे में। अगर कोर नियोजन की बात करें तो ऐसा नियोजन, कोर नियोजन मतलब ऐसा नियोजन चाहे वह किसी भी स्थिति में, चाहे वह किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में कितनी भी आर्थिक संकट क्यों ना आए, कितनी भी आर्थिक संकट क्यों ना आए, यह जो नियोजन है, यह जो
यह जो नियोजन है, यानी कि हम देख रहे हैं कोर नियोजन क्या होता है। ऐसा नियोजन चाहे वह किसी भी स्थिति में आर्थिक संकट या जो नियोजन, यानी कि आर्थिक संकट या जो नियोजन आर्थिक संकट आए, यानी कि हम देख रहे हैं ऐसा नियोजन चाहे वह किसी भी स्थिति में आर्थिक संकट आए तो वह नियोजन वह नियोजन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। चाहे यानी कि ऐसा नियोजन, कोर नियोजन को हम बोलते हैं ऐसा नियोजन, चाहे वह कैसा भी स्थिति यानी कि कैसा भी आर्थिक संकट है, वह अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर ले, उसी को बोला जाता है कोर नियोजन। जैसे एक एग्जाम्पल के बारे में एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, यानी कि जो कोई लड़का है, जैसे कोई लड़का है, अगर जो लड़का है इसने टारगेट बनाया कि 2021 तक मान लीजिए कोई लड़का है, इसने टारगेट बनाया कि 2021 तक मुझे IAS बन जाना है। और इन्होंने, इसके जो घर वाले हैं, इन्होंने तय किया कि ठीक है तुम 2018, मान लीजिए 2018 में इसने निर्धारित किया, 2018 में इसने मतलब सोचा कि मुझे 2021 तक IAS बन जाना है। और इसके परिवार वाले हैं, इन्होंने बोला ठीक है आपको हर महीने यानी कि 12,000 रुपया, आपको हर महीने 12,000 रुपया दिया जाएगा। तो यह जो लड़का है वह मतलब IAS बनने के लिए मतलब चला जाता है, यानी कि जहाँ भी कोचिंग करता है, यह जो लड़का है वह चला जाता है। अगर मान लीजिए 2018 में गया है, तो मान लीजिए 2020 तक इसको हर महीने 12,000 रुपया मिलता रहा। लेकिन 2021 में बात करें तो कुछ समय के बाद, यानी कि इसकी जो घर की स्थिति है, यानी कि आर्थिक जो इसकी स्थिति है, इसकी आर्थिक जो स्थिति है वह खराब हो गई। इसकी आर्थिक जो स्थिति है वह खराब हो गई। इसको महीना में मिलता था 12,000, लेकिन आर्थिक स्थिति, इसकी घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद इसको हर महीने में 8,000 रुपया मिलने लगा। तो यह तो सामान्य नियोजन हो गया। लेकिन हम बोलेंगे कोर नियोजन इसको बोलेंगे, यानी कि कैसी भी आर्थिक स्थिति क्यों ना आए, यह अपने लक्ष्य को प्राप्त पूरी तरह से कर ले, इसी को बोला जाता है कोर नियोजन। यानी कि कितनी भी परिस्थिति क्यों ना खराब हो, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, इसी को बोला जाता है कोर नियोजन। यानी कि यह इसकी स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना है, यानी कि इसको 12,000 मिलना था, लेकिन इसकी स्थिति खराब होने के कारण इसको 8,000 ही मिल रही है। तो यह तो हो गया सामान्य नियोजन। लेकिन अगर हम बात करें कोर नियोजन की, तो यह इसकी स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, यह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, इसी को बोला जाता है कोर नियोजन। कोर नियोजन यानी कि कितनी भी स्थिति क्यों ना खराब हो, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, इसी को बोला जाता है कोर नियोजन। तो हम लोगों ने नियोजन के बारे में देखा। कल हम देखेंगे भारत में नियोजन, यानी कि भारत में नियोजन कब से स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आज हमने देखा कोर नियोजन के बारे में, फिर इसके पीछे देखा था परिदृश्यात्मक नियोजन, फिर इसके पीछे देखा था सांकेतिक नियोजन क्या होता है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वह पहली सांकेतिक नियोजन थी। तो हम कल देखेंगे भारत में नियोजन यानी कि कब से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।